Hello everyone, my name is Mohammad Sharik Ahmed and I will teach you design of reinforced concrete structures. Course code is CM603. Basically it will come in 2 semesters as half of the course design of reinforced concrete structures one will be there in this semester, and design of concrete reinforced concrete structures 2 will be there in the second semester. It's a big topic, so it is divided into 2 subheads, one in this semester, sixth semester, and one in the second semester. This subject is basically a very important and interesting subject. काफ़ी ज़्यादा important और interesting subject है ये. इसका बेस बेसिकली ना से आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हो स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए, तो बेस इसका मैकेनिक्स से स्टार्ट होता है कि हमने मैकेनिक्स पढ़ी, हमने शेयर फोर्स, हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी, स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 पढ़ा ना. तो उस पर हमारा मकसद क्या होता था, हम थोड़ा वेग होता था कि हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते थे, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या हम मोमेंट्स निकाल लेते थे. लेकिन हम उन मोमेंट्स का करते क्या है अल्टीमेटली, हम उस मोमेंट्स का हम पता करते हैं या वो बेंडिंग मोमेंट या जो शेयर फोर्स की वैल्यू है उसका हमारा मेन मकसद क्या होता है. हमारा मेन मकसद होता है कि हमें पता चले कि इस बीम में या हम कोई भी एक स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा क्रुशियल कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे उसके फेल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और उस पॉइंट के हिसाब से हम उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं. तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और ये सब्जेक्ट हमेशा थोड़ा लेट स्टार्ट होता है ताकि आपको स्ट्रक्चर्स की भी थोड़ी नॉलेज हो जाए, और स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 और बेंडिंग मोमेंट्स क्या होते हैं, शेयर फोर्सेस क्या होते हैं, उसकी नॉलेज हो जाए. बेसिकली जितने भी रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आपने देखे हैं लाइफ में, उसकी डिज़ाइनिंग हम पढ़ेंगे बीटेक के कोर्स करिकुलम में. जैसे अब आपने बीम्स देखा होगा, रेनफोर्स कंक्रीट की होती हैं, कॉलम्स होते हैं रेनफोर्स कंक्रीट की, तो बहुत कॉमन्स हैं. बीम्स हो गया, कॉलम्स हो गया, और भी क्या क्या होता है, और होता है वाटर टैंक्स होते हैं रेनफोर्स कंक्रीट के, ठीक है, स्टेयर केसेस होती हैं, स्लैब्स होता है, ठीक है, रिटेनिंग वॉल्स होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट एक इसका सब हेड है रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का, ठीक है. तो ये बहुत से टॉपिक्स हैं जो एज अ ओवरऑल हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. कुछ पार्ट्स इसमें पढ़ेंगे, कुछ पार्ट नेक्स्ट में पढ़ेंगे. इस कोर्स करिकुलम में अभी जो सिलेबस है अगर हम डिस्कस करें इसका, तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन. इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, है ना. इंट्रोडक्शन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, ये तो मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, पता ही है. फिर हम देखेंगे जो रेनफोर्स कंक्रीट होता है उसका पार्ट क्या क्या होता है, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील, बना किससे होता है. रेनफोर्स मतलब हम रेनफोर्समेंट करते हैं, स्टील का करते हैं, हम किसी और से भी रेनफोर्समेंट कर सकते हैं, मतलब फाइबर रेनफोर्स भी होता है, लेकिन हम स्टील से अभी जो पढ़ेंगे उसमें तो सब स्टील से रेनफोर्समेंट पढ़ेंगे. वो एक मास्टर्स का टॉपिक है, फाइबर रेनफोर्समेंट या दो भी, उसको भी डिज़ाइनिंग, उससे डिज़ाइनिंग अभी नहीं करते, हम स्टील से डिज़ाइन करते हैं. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट, तो वो भी पढ़ेंगे. वेरियस डिज़ाइन फ़िलासफ़ीज़ एक तरीके से मेथड्स होते हैं जिस हिसाब से हम एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं. तो मेनली जो अभी के ज़माने में या लेटेस्ट मेथड यूज़ हो रहा है वो लिमिट स्टेट मेथड है जो हम डिज़ाइन करते हैं. लेकिन इससे पुराना भी मेथड था 1940s में, जो हमने स्टार्ट की थी डिज़ाइनिंग, तो हम जो डिज़ाइन करते थे वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करते थे. अभी भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं होते हैं जैसे वाटर टैंक्स, जिसमें हमें क्रैक्स की परमिसिबिलिटी नहीं होती है, जिसमें हम क्रैक्स नहीं मानते, उसमें हम उसको उन सारे स्ट्रक्चर्स को अभी भी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिज़ाइन करते हैं. लेकिन मैक्सिमम ऑफ द स्ट्रक्चर्स हम लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन करते हैं. तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो सिर्फ WSM पे फोकस होगा, और उसमें हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ेंगे. बाकी जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट चैप्टर्स होंगे RCC 1 और RCC 2 के, सबको हम LSMS पढ़ेंगे. सिर्फ वाटर टैंक्स नहीं, वाटर टैंक्स को हम WSM में ही पढ़ेंगे डिज़ाइन करना. क्यों करेंगे, अगेन जब हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में, तो आपको पता चलेगा, ठीक है. वेरियस डिज़ाइन फिलॉसफीज. नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ RC बीम्स इन फ्लेक्चर सिंगली एंड डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर फ्लेंज सेक्शंस बाय LSM. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा. डिज़ाइन ऑफ RC बीम्स इन फ्लेक्चर कुछ नहीं होता, बेंडिंग होता है. सिंगली रेनफोर्स डबली रेनफोर्स बीम्स क्या होती हैं वो भी हम बताएंगे क्या होती हैं. रिक्टेंगुलर बीम्स जो आप देखते आ रहे हैं, फ्लेम बीम्स भी होती है, टी बीम्स होती हैं, फ्लेम बीम्स, उसकी भी डिज़ाइनिंग हम पढ़ते हैं बीटेक की कोर्स करिकुलम में. तो ये हो गया आपका यूनिट 1. यूनिट 2 सिमिलर है बिल्कुल यूनिट 1 से, बस डिफरेंट क्या है कि इसमें मेथड डिफरेंट हो जाता है.
इसमें हम जो मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग करते हैं वो लिमिट स्टेट डिज़ाइन करते हैं। एक और चीज़ है कि इसमें जैसे WSM और LSM में इन 2 चैप्टर्स में एकदम से हम बीम की डिज़ाइनिंग करेंगे। जैसे डिज़ाइन ऑफ RC बीम्स इन फ्लेक्चर है ना, तो डिज़ाइन ऑफ RC बीम्स इन फ्लेक्चर तो है, लेकिन इसमें हम लोग एकदम से डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे। हम पहले इसकी मेन डिज़ाइनिंग करेंगे, मतलब मेन डिज़ाइनिंग, स्केलेटन डिज़ाइन भी कह सकते हैं कि हम स्केलेटन डिज़ाइन करेंगे। मेन इसकी फुल डिज़ाइन तब आती है नेक्स्ट यूनिट में, यानी शियर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन जो है ना, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए हम डिज़ाइन करेंगे। बेंडिंग मोमेंट जैसे लगता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल लग रहा है डब्ल्यू का, तो WL²/8 उसका मैक्सिमम यूडीएल होता है ना, तो इसका बेंडिंग मोमेंट के लिए जो डिज़ाइनिंग होगा, जो मेन रेनफोर्समेंट होगा, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम शियर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन पढ़ेंगे, यानी जो उसका शियर रेनफोर्स, जो शियर डायग्राम बनाते थे आप, ट्रायंगुलर शियर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या जैसे भी शियर फोर्स डायग्राम बनाते थे, तो मैक्सिमम उस बीम पे शियर फोर्स कहाँ ज़्यादा लग रहा है और उसके हिसाब से हम शियर रेनफोर्समेंट कहाँ देते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ऑल अबाउट ये डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स तो है, लेकिन इसका मेन फोकस यही है कि इसमें आपको बताया जाता है कि प्लेसमेंट ऑफ स्टील बार्स क्या होती हैं, कहाँ पे हम स्टील बार्स को प्लेस करते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ स्टील बार्स हम यूज़ करते हैं, है ना, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट में। चेक फॉर बॉन्ड भी पढ़ेंगे, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है उसको भी देखेंगे। हम देखते हैं ना कभी कभी बीम डिज़ाइन कर रहे होते थे, तो उसमें जो रीइंफोर्समेंट बार्स हैं, जो स्टील बार्स हैं, वो एंड्स पे जाके मुड़ जाती हैं, कर्टेल हो जाती हैं या बेंट अप हो जाती हैं, तो वो सब भी हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, शेयर फोर्स एंड डेवलपमेंट लेंथ। यूनिट 4 है आपकी RCC स्लैब्स। तो RCC स्लैब जिस तरह से डिज़ाइन होती है वो हम पढ़ेंगे, कितनी टाइप ऑफ स्लैब्स होती हैं। टाइप्स ऑफ स्लैब्स तो बहुत होती हैं, लेकिन हम जो डिज़ाइनिंग करेंगे वो डिज़ाइन ऑफ 1 वे स्लैब और डिज़ाइन ऑफ 2 वे स्लैब करेंगे। एक डिज़ाइन ऑफ स्टेयर केस भी, एक सिंपल स्टेयर केस की डिज़ाइन भी हम कर लेंगे। ठीक है, यूनिट 5 है आपका कॉलम्स का, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम्स, बिहेवियर ऑफ RC कॉलम अंडर एक्चुअल लोड, डिज़ाइन ऑफ एक्चुअली लोडेड शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम्स एंड डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग्स। ठीक है, तो फुटिंग्स बेसिकली आपका नेक्स्ट में भी आया है, फुटिंग शायद इस बार निकाल भी दिया है सिलेबस से, मैं देख रहा हूँ फुटिंग। हाँ, फुटिंग नहीं है इसका सिलेबस है, लास्ट टाइम सिलेबस में था, तो फुटिंग को एक्सक्लूड कर दीजिए, फुटिंग्स नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो कॉलम्स हम इतना ही पढ़ेंगे, डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम्स, बिहेवियर ऑफ RCC कॉलम्स अंडर एक्चुअल लोड, डिज़ाइन ऑफ एक्चुअली लोडेड शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम्स। ठीक है, फुटिंग नहीं है इसमें, सबसे ईजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट basically what we will learn through this subject, in this subject we will learn how to design RCC beam based on the applied load, यानी एक बीम है उस पर अप्लाइड लोड के जैसे भी अप्लाई हो रहा है उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन का मतलब होता है उसकी डायमेंशन डिसाइड करेंगे कि हम उसकी विड्थ बीम की कितनी रखें, उसकी डेप्थ कितनी रखें बीम की। ठीक है, और क्या बताएंगे उसमें अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट बताएंगे कि वो कितना हम रीइंफोर्समेंट डालें। रीइंफोर्समेंट होता है कि यहाँ कैसा स्टील डालें, स्टील भी डिपेंड करता है कि हम कौन से ग्रेड का स्टील डाल रहे हैं ना, स्टील भी बहुत से होते हैं, कोई मतलब स्ट्रॉन्ग स्टील बार्स होती हैं, स्टील की ग्रेड्स होती है जो उसकी मतलब मजबूत सरिया उस तरह से, तो कौन सी स्टील बार्स डालें उसमें भी डिपेंड करता है। उसी तरह लोड के हिसाब से डिज़ाइन होती है हमेशा, कि अगर ज़्यादा लोड लग रहा है तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है कि कंक्रीट की ना, जो आपने देखा होगा कि हाँ कंक्रीट का एक प्रपोर्शन होता है जब हम मिलाते हैं उसको, 1.5:3 या 1:2:4, इस तरह के प्रपोर्शंस होते हैं। तो ये सब प्रपोर्शंस हैं जो आपने कंक्रीट में उसमें अगर देखा होगा, तो कंक्रीट एक टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ा होगा। ये थोड़ा डिफरेंट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, इसमें हम थ्योरी नहीं पढ़ते, इसमें टोटल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे, मतलब हाउ टू डिज़ाइन ना, इतना इतना टफ नहीं है स्ट्रक्चर एनालिसिस की तरह, कि इससे डरना भी नहीं है कि यार स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं समझ में आई तो ये तो बहुत ही टफ सब्जेक्ट होगा। बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर से तो बहुत ईजी होता है, बेस वहीं से होता है, लेकिन डिज़ाइनिंग है तो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होती है इसमें। जैसे और सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे तो इसमें सेम आंसर आता था ना, इसमें इस तरह का नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, सारे मतलब सारे बच्चों की डिज़ाइनिंग अलग होगी, उस बच्चे ने किस डिफरेंट मेथड से डिज़ाइनिंग किया होगा, किसी ने डेप्थ ज़्यादा प्रोवाइड कर दी, रीइंफोर्समेंट कम कर दिया, किसी ने रीइंफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड कर दी, डेप्थ कम कर दिया। तो प्रैक्टिकल दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट स्टेप्स, आप स्टेप्स अच्छे करिए, स्टेप्स सही करिए, रूल्स फॉलो करिए, आपका आंसर सही होगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाउ टू डिज़ाइन द बीम इन शेयर, मतलब शेयर रीइंफोर्समेंट कैसे होगा ये भी पढ़ेंगे। हाउ टू डिज़ाइन रीइंफोर्स कंक्रीट स्लैब्स एंड डिज़ाइन ऑफ स्टेयर केसेस एंड डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम्स, ये हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। नॉर्मली जो हम ना से ये पढ़ेंगे तो, लेकिन IS 456/2000 क्या होता है? बेसिकली डिज़ाइनिंग जो होती है ना, वो हम ऐसे खुद से नहीं कर देते। ये एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं। उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्री फिक्स्ड नॉर्म्स दे रखे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर में डिज़ाइन करना हो तो उस डिज़ाइन करने के लिए हमें वो नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। अगर मतलब फॉर एन एनी हाउ वो स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है तो हमारे पर कोई एक्शन नहीं होगा जब तक कि हमने वो बिल्डिंग को इस नॉर्म्स के, इस IS 456 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया होगा। अगर हमने, होता है ना लोग चोरी करते हैं, उसमें क्वांटिटी कम कर देते हैं, तो अगर वो इन्होंने डिज़ाइन नहीं किया होगा तो केस भी हो सकता है, क्योंकि सिविल इंजीनियर से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी लॉस ऑफ स्ट्रक्चर में खाली लॉस ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, ठीक है। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है अगर हमने ये डिज़ाइन नहीं किया होगा। IS 456/2000, IS 456/2000 मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना मैं सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूँगा IS 456/2000 की, उससे भी आप देख सकते हो। थोड़ी इसकी लैंग्वेज टफ होती है, लेकिन लैंग्वेज पे नहीं जाना है, थोड़ा उसके यूज टू होंगे तो बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं इसके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में IS 456/2000 में, और थोड़ा आपको प्रैक्टिकल पढ़ने का वो भी होगा। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल फॉर्म में नहीं होते। बेस्ट है इस सब्जेक्ट के साथ कि इसमें जितने भी फॉर्मूलेज यूज़ होंगे वो इस IS 456/2000 में दिए होंगे। ये IS 456/2000 आपके एग्ज़ाम में अलाउड होता है, आप इसको ले जा सकते हो और इससे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये आपका इंटायर सब्जेक्ट सिलेबस है जो मैंने आपको भेज दिया है गूगल क्लासरूम में, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक भी मैंने भेज दी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब एक जनरल इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि कैसे बिहेव करता है RCC या कंक्रीट। कंक्रीट बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक RCC बीम है ना। RCC बीम में मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ऊपर से लोड लगाते हैं, है ना, इस तरह से जब हम लोड लगाते हैं तो क्या होता है, ये इस तरह से बेंड होती है। अब जो ऊपर के जो फाइबर्स हैं ना, ये जहाँ पे जो फाइबर्स हैं, है ना, ये क्या है, ये कंप्रेस होंगे इस तरह से, है ना। ये ऊपर के जो फाइबर्स हैं ये कंप्रेस होंगे बिकॉज ऑफ दिस, और जो नीचे के फाइबर्स हैं वो टेंशन में आएंगे, ठीक है। बिकॉज तो ये जब इसको टेंशन में आएंगे तो नीचे जो है वो टेंसाइल फोर्सेस लगेंगे और ऊपर क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहा होगा। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे इस ऐसे केसेस में जब हमारा इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम का केस होता है तो इसमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, हम नीचे की तरफ प्रोवाइड करते हैं। कंक्रीट के साथ आपने पढ़ा भी होगा, बहुत जानते होंगे, सिविल इंजीनियरिंग में आप थर्ड ईयर में आ गए हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि कंक्रीट की प्रॉपर्टी में कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्सेस तो बहुत अच्छे से बेयर कर सकता है, लेकिन टेंसाइल फोर्सेस में बहुत ज़्यादा वीक होता है कंक्रीट, और इसी टेंसाइल फोर्सेस में जो वीक होता है कंक्रीट, इसके लिए ही हम उसमें रीइंफोर्समेंट करते हैं, या हम उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट करते हैं। तो इस रीइंफोर्समेंट की जो प्लेसिंग होती है वो ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं भी यूनिफॉर्म कर दें, या एक होता है ना मिक्स की तरह, होमोजेनियस मिक्सचर की तरह हम उसमें सेंटर में डाल दें। हम वहाँ पे रीइंफोर्समेंट करते हैं जहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस आ रहे होते हैं और हम वहीं पे रीइंफोर्समेंट लगाते हैं। तो टेंसाइल फोर्सेस इस ऐसे ऐसे लोडिंग सिस्टम में सबसे बॉटम में आ रहे थे, तो हम सबसे मेन रीइंफोर्समेंट इसका कहाँ प्लेस होगा, मेन रीइंफोर्समेंट बॉटम में रिप्लेस होगा। और जो आपने स्टेरअप्स या रिंग्स ऐसे देखे होंगे वो शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए यूज होते हैं। मेन रीइंफोर्समेंट कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अब एक और टॉपिक था सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होती है। सिंगली रेनफोर्स बीम एज द नेम सजेस्ट, बेसिकली सिंगली रेनफोर्स ये होता है, स्टील रेनफोर्समेंट जो होता है वो सिर्फ एक साइड होता है, बॉटम साइड। दो बार्स लगी हैं ऐसे मतलब नहीं है, ये जो रेनफोर्समेंट है ये बॉटम साइड है ना। तो इसको सिंगली रेनफोर्समेंट बार्स बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं, दो ये वॉल है फॉर एग्जांपल, तो इसको बोलते हैं क्लियर स्पैन, यानी दो वॉल्स के आउटर से आउटर के बीच का डिस्टेंस को क्लियर स्पैन बोलते हैं। अगर इसको सेंटर से लें तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। इसको बोलते हैं स्टील रेनफोर्समेंट। ये ऊपर कंप्रेशन होता है, नीचे टेंशन होता है। इसका ऐसे हमने सेक्शन कट किया तो सेक्शन ए हो गया। तो नंबर ऑफ बार्स ये क्या है, ये दो बार्स दिखा रही कि इस बीम में दो बार्स है,
ठीक है। ये इसकी विड्थ होती है, इसको स्मॉल पी से नोट करते हैं। ये इसकी डेप्थ होती है, यहाँ पे दो डेप्थ दिखाई गई, एक कैपिटल डी है जो कि इसकी बीम की ओवरऑल डेप्थ होती है, स्मॉल डी है ये इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। इफेक्टिव डेप्थ इस जो बास के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो टॉप का, उसको हम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। कैंटिलीवर बीम आपको तो पता ही है कैंटिलीवर बीम कैसे होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें लोडिंग लगती है कैंटिलीवर बीम में तो इसमें टेंशन साइड जो होता है वो बदल जाता है, इस वजह से हम रेनफोर्समेंट भी इसमें बदल जाता है। इसमें हम रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम रेनफोर्समेंट टॉप पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन अगर हम इसका सेक्शन देखें तो यहाँ पे दो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है। इसमें अगेन अगर टोटल डेप्थ निकले तो टोटल डेप्थ तो वही है, और इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी। ये कंप्रेशन नंबर होता है। कंप्रेशन में कंक्रीट बहुत से पहले से स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम कंप्रेशन में कंक्रीट को रेनफोर्समेंट नहीं देते, ठीक है। देते हैं डबली रेनफोर्स बीम में देते हैं। अब क्या है डबली रेनफोर्स बीम। डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है, डबली रेनफोर्स बीम वो बीम्स होती हैं जिसमें हम हमारे पास एक कंडीशन रख देते हैं कॉन्ट्रैक्टर या बीम डिज़ाइनर या जो भी कि हमें बीम की डेप्थ कम चाहिए या बीम की डेप्थ और हमें ज़्यादा लोड बेयर करवाना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम दोनों साइड रेनफोर्समेंट देते हैं, यानी टेंशन साइड भी रेनफोर्समेंट देते हैं और कंप्रेशन साइड भी रेनफोर्समेंट देते हैं। और यहाँ पे जो कंप्रेशन साइड रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, यहाँ पे जो स्टील बार्स हैं वो टेंशन नहीं ले रही हैं, वो क्या ले रही हैं, कंप्रेशन ले रही हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि कंक्रीट के साथ तो ऐसा होता है कि कंक्रीट टेंशन नहीं ले पाता, कंक्रीट सिर्फ कंप्रेसिव फोर्सेस ले सकता है, लेकिन स्टील के साथ ऐसा कुछ नहीं। स्टील टेंसाइल फोर्सेस भी ले सकता है और स्टील कंप्रेसिव फोर्सेस भी ले सकता है। तो यहाँ पे जो टॉप्स में जो कंप्रेशन साइड में जो स्टील है वो कंप्रेसिव फोर्सेस को बेयर करने के लिए इसमें डाला जाता है, और इससे जब हम कंप्रेसिव फोर्सेस को बेयर करते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि स्मॉल डेप्थ में, कम डेप्थ में हम ज़्यादा लोड बेयर करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम डबली रेनफोर्स बीम बोलते हैं, और ये भी हम डिज़ाइन में पढ़ते हैं, WSM से भी पढ़ेंगे और LSM से भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ। एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, बेसिकली वो लेंथ जो, जैसे ये बीम है, ये कॉलम है, बीम कॉलम जॉइंट है बेसिकली, तो ये लेंथ जो हम ये यहाँ पे कर्व कर देते हैं इस तरह से एंड्स पे। ये कर्व क्यों करते हैं, ये कर्व इसलिए करते हैं कि हमारा जो बॉन्ड है बिटवीन स्टील और कंक्रीट वो बना रहे। फोर्सेस की वजह से ये जो बॉन्ड है बिटवीन फ्रिक्शन, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स या जो भी लोडिंग के बाद ये बॉन्ड जो है वो बना रहे बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के बॉन्ड को बने रखने के लिए हम थोड़ा सा जो स्टील बार है वो कॉलम्स में इंसर्ट कर देते हैं, उसमें हुक्स प्रोवाइड कर देते हैं, यू हुक, या लैपिंग दे देते हैं। इस तरह से लैपिंग मतलब एक के ऊपर एक बार ओवरलैप कर देते हैं, तो उस तरह से लैपिंग दे देते हैं। तो इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ, जो एंकर कर देता है ना इस तरह से। डेवलपमेंट लेंथ क्या डिफरेंस होगा यूनिट 3 में पढ़ेंगे आपके एंकरेज और डेवलपमेंट लेंथ में, ठीक है। अब टी बीम और एल बीम क्या होता है, टी बीम और एल बीम बेसिकली ये फॉर एग्जांपल एक स्लैब का पार्ट है, ये फॉर एग्जांपल ये स्लैब है और उसमें कंटिन्यूस बीम जा रही हैं, तो ये पोर्शन ऑफ द स्लैब को जो मतलब स्लैब की जो जब हम स्लैब को एज अ बीम कंसिडर करने लगते हैं तो इसी शेप को हम टी बीम बोलते हैं। आपको टी बीम की तरह दिख रही है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ता है, इसमें हम थोड़ा मटेरियल बचा लेते हैं, इस वजह से हम ये टी बीम होती है। तो बेसिकली टी बीम तब कास्ट करते हैं जहाँ पे हम मोनोलिथिक बीम और स्लैब एक साथ कास्ट करते हैं। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन एक साथ बीम और स्लैब का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम बीम की डेप्थ को थोड़ा रिड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। जो बीम की डेप्थ है उसको हम थोड़ा रिड्यूस कर पाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक बीम की डेप्थ होगी और फुल लोड लेगी। तो ऐसे केसेस में हम टी बीम या एल बीम डिज़ाइन करते हैं। ये आपकी टी बीम है और ये आपकी एल बीम है, जो इधर आप देख पा रहे हैं ये आपकी एल बीम है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं शेयर रेनफोर्समेंट। शेयर रेनफोर्समेंट क्या होता है, शेयर फोर्सेस को बियर करने के लिए जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं उसको शेयर रेनफोर्समेंट कहते हैं। शेयर रेनफोर्समेंट किस फॉर्म में प्रोवाइड होता है, शेयर रेनफोर्स शेयर स्टिरअप्स के फॉर्म में प्रोवाइड होता है। कैसे होता है, इस तरह के आपने रिंग्स या टाइज देखी होंगी जो हम मेन बीम में प्रोवाइड करते हैं, इसी को शेयर रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। अगेन ये बेसिकली क्या, ये टॉप, ये नीचे सिंगली रेनफोर्स बार्स हैं और ये टॉप पे बार्स है।
ये टॉप पे बार्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी बीम्स डबली रीइंफोर्स बीम्स होती हैं, इसको हैंगर बार्स भी बोलते हैं। मतलब अगर ये जो बार्स हैं ये डिज़ाइनिंग में पार्ट ले रही हैं, यानी लोड को बियर कर रही हैं, तो ये तो उस तरह से यूज़ होंगी डबली रीइंफोर्स बीम की तरह। अगर लोड में पार्ट नहीं हो रही हैं तो ये सिंगली रेनफोर्स बीम की तरह बिहेव करेंगी। और ये सिर्फ हैंगर बार्स होती हैं कम डायमीटर की, जो इसका काम क्या होता है, जिनको काम सिर्फ होता है कि स्टेरअप्स को होल्ड करने के लिए ये रेनफोर्समेंट बार्स प्रोवाइड की जाती हैं। ऊपर हैं थोड़ा बहुत फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस भी लेंगी, इसका नहीं मतलब है, लेकिन इस तरह से हम शियर रेनफोर्समेंट बेसिकली देते हैं। इस शेयर एनफोर्समेंट के बीच का डिस्टेंस भी होता है। ये डिस्टेंस यूनिफॉर्म अभी आपने देखा होगा, लेकिन हम इकोनॉमिकल बनाने के लिए ये डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रखते हैं। कहाँ ज़्यादा रखते हैं, कहाँ पे कम रखते हैं, ये हम अगेन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे, 5th यूनिट में हम कॉलम्स पढ़ेंगे। और कॉलम्स में भी बहुत से कॉलम्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कॉलम्स होता है, सर्कुलर कॉलम्स होता है। अगेन सर्कुलर कॉलम्स में आपने इस तरह के कॉलम बहुत कॉमन देखा होगा कि इस तरह से नॉर्मल कॉलम्स को टाई कर देते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर कॉलम होता है। इस तरह सर्कुलर कॉलम भी हैं, सर्कुलर कॉलम में हेलिकल रेनफोर्समेंट होते हैं, इस तरह से कि हम एक ही टाई को ऐसे ऐसे सर्कुलर कॉलम थोड़ा इतना वो नहीं रहा, अगर देखिएगा तो इस तरह से हम रेनफोर्समेंट को हेलिकली रैप कर देते हैं ओवर, इससे हम थोड़ा स्ट्रेंथ बचा ले जाते हैं, मतलब कम हमें स्टील लगता है जब हम इस तरह से हेलिकल कॉलम बनाते हैं। तो इस तरह से हम कॉलम्स भी डिज़ाइन करना सीखेंगे कि कॉलम्स को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आरसीसी जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम नेक्स्ट टॉपिक में भी जाएंगे। तो दिस इज़ अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। अच्छा, अभी स्लैब्स भी है, स्लैब्स में भी हम पढ़ते हैं। स्लैब्स दो टाइप के होते हैं, एक वन वे स्लैब होता है, एक टू वे स्लैब होता है। ठीक है, वन वे स्लैब क्या होता है, वन वे स्लैब वो स्लैब्स होते हैं जिसमें जो लेंथ ऑफ द स्पैन है वो ट्वाइस होता है, दो से, यानी एल वाई बाई एल एक्स, यानी जो लेंथ एल वाई डायरेक्शन में है या और एल एक्स एक्स डायरेक्शन में है, तो एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो अगर दो से ज़्यादा है, यानी किसी स्पैन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसी स्लैब होती हैं, वो वन वे स्लैब होती हैं। और अगर कोई सिंपल स्क्वायर टाइप का स्लैब है, तो उस तरह की जो स्लैब्स होती हैं वो क्या होती हैं, टू वे स्लैब होती हैं। तो वन वे स्लैब भी पढ़ेंगे हम लोग और टू वे स्लैब भी पढ़ेंगे, और दोनों की डिज़ाइन करना सीखेंगे। आपने देखा होगा स्लैब्स में कि जब अगर बहुत मतलब स्लैब्स का डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है, और उसमें डिज़ाइन में आपने देखा होगा कि हम कभी ना नीचे भी रेनफोर्समेंट होता है, वो उड़ भी जाता है, इस तरह से बेंट अप हो जाता है, इसको बेंट अप करना बोलते हैं। इसको नीचे से जा रही है, इसको ऐसे ऊपर कर देते हैं, फिर रेनफोर्समेंट देते हैं। और ये शिंकेज रेनफोर्समेंट और है ना, इस तरह से रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, इसको रीड करना, तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट यूनिट में हम अब के और सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।